नमस्ते व्यूअर्स, जयपुर डायलॉग यूएसए पे आपका भव्य स्वागत है। मैं हूं विभूति झा। आज की चर्चा जो हम करेंगे उसके शुरुआत के पहले आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। वी आर मेकिंग अ मार्क स्लोली बट श्योरली। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात को आपसे शेयर करते हुए कि हम आज से एवरी फोर्टनाइट 15 दिनों पे अंकित शाह जी से, जिनसे आपको बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, उनके साथ हम एक इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन सीरीज पे चर्चा करेंगे एवरी 2 वीक्स। ओके, तो आज की जो चर्चा है उसका विषय है व्हाई लेफ्ट इज नेवर राइट। जिस तरह से लेफ्ट का बोलबाला होता है पॉलिटिकल सेगमेंट में, वो सही क्यों नहीं होते हैं, वो राइट कभी नहीं होते हैं, किसके लिए राइट होते हैं, आज इसकी चर्चा करेंगे। अंकित जी, आपका स्वागत है। आपसे और हमारा परिचय बहुत पुराना है। जय श्री राम। हमारा आपका परिचय बहुत पुराना है। हमारे और आपके बीच में उम्र का भी बहुत बड़ा तकाजा है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस और विजडम के साथ साथ आपकी एक्सपीरियंस और विजडम के साथ चर्चा करेंगे। सो शूट आउट, व्हाई इज लेफ्ट नेवर राइट? देखिए, जहां तक हम ये पूरी जो इनकी थियोरी है फ्री बीज वाली, एक विक्टिमहुड मेंटालिटी लेके चलती है कि कहीं भी उनका जो पूरा एक रोल है, कहीं भी पॉलिटिकली गवर्नेंस में आने का तो कोई एम उनका दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस प्रकार की विजन वो लेके आते हैं उसमें बड़ा मुश्किल है पावर में आना, सिवाय के कोई उनके स्पेसिफिक स्टेट्स हो जहाँ पे लेबर यूनियन का पूरा एक ग्राउंड स्वेलिंग बॉटम अप एक हायरार्की बन चुका हो। अदरवाइज बाकी के स्टेट्स में लेफ्ट को तो कहीं गवर्नेंस का तो एम दिखता ही नहीं है कि पॉलिटिकली वो आ सकते हैं रूल में। लेकिन ये जो मेंटालिटी है उनकी कि हर जगह मॉब बेस्ड एक्टिविटी करेंगे, पूरे जितनी भी विक्टिमहुड के जितने भी कार्ड्स अवेलेबल है, जिस एरिया में जो भी अवेलेबल है, कहीं पानी नहीं आ रहा है तो वो भी विक्टिमहुड है, राइट? कहीं पे बिजली नहीं है तो वो भी, उसका भी विक्टिमहुड है। कहीं पे लेबर का पेमेंट का इशू है तो वो भी, एवरीथिंग दे विल क्लब। तो उसमें क्या हो चुका है कि एक इनका अलायंस जिहाद के साथ भी बन चुका है, क्योंकि वहां पे भी एक मॉब का कॉमन प्रैक्टिस देखा जाता है कि मॉब बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स लेके वो लोग भी चलते हैं। तो जहां जहां लेफ्ट का रूल हम देखते हैं, वहां वहां उस स्टेट्स का आपको एक कॉमन सिम्टम दिख जाएगा कि भाई बॉर्डर्स ओपन हो जाती है और दरवाजे खुल जाते हैं रेडिकल्स के लिए। इवेंचुअली वही रेडिकल्स जो है फिर गवर्नेंस में बैठ जाते हैं और लेफ्ट को ही खत्म कर देते हैं। ये हर जगह हुआ, चाहे आप केरला का ले लो एग्जाम्पल, बंगाल का ले लो, या ईरान तक का ले लो। जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तब तो पहले दोनों साथ में मिलके रेवोल्यूशन किए, फिर जो है रेडिकल्स ने लेफ्ट को खत्म कर दिया ईरान में। तो यहाँ भी केरला में यही थोड़ा बहुत आपको दिखाई देता है। धीरे धीरे रेडिकल्स फिर रूल में आते जाते हैं, लेफ्ट को हटा देते हैं और फिर वो नेक्स्ट स्टेट में चले जाते हैं। ये पूरा एक साइकिल है। तो लेफ्ट फिर नेक्स्ट स्टेट में एंटर करके वहां के दरवाजे खोल देता है रेडिकल्स के लिए। तो ये अब कॉमन हो चुका है, ये जो मेथोडोलॉजी है। लेकिन जहां तक अगर आप उनका फिलोसॉफिकल स्टैंड देखोगे तो नथिंग साउंड्स लॉजिकल, क्योंकि सब कुछ विक्टिमहुड बेस्ड है। और क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत ज्यादा जो कर्म की थियोरी पे मानती है कि तुम्हारे पास्ट कर्म क्या थे, तुम्हारे आज के कर्म और फ्यूचर के कर्म पे ध्यान दो। इनफैक्ट प्रभु श्री राम जो है, उनको अगर आपने देखा हो कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने किसी और को ब्लेम नहीं किया उनकी लाइफ में, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, राइट? तो वही आप भगवान कृष्ण का भी देखते हैं कि वो तो क्लियर बोलते हैं कि फल की इच्छा ही मत रखो, कर्म पे ध्यान रखो। तो ये जो कर्म की थियोरी है वो हिंदूज को एक ऐसा माइंडसेट देती है कि भाई विक्टिमहुड साइड पे रखो, आगे की सोचो। इसकी वजह से यहाँ लेफ्ट का जो है बहुत दाल इनकी गलती नहीं। तो इनका जो है, ये लोग क्या ट्राई करते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल वर्ग में, जहां भी एकेडमिया है, मीडिया है, ये लोग उस वर्ग में घुसने की कोशिश करते हैं जहां से मासेस का ब्रेन आप इन्फ्लुएंस कर सको, मैक्सिमम उनको स्क्रीन टाइम मिले, मैक्सिमम कहाँ पे उनको माइक मिलता है बोलने के लिए। तो वहां से वो ट्राई करते हैं अपने
कश्मीर फाइल्स मूवी में भी देखा कि भाई इकोसिस्टम तो हमारा है, तो ये इकोसिस्टम में घुसते हैं, इनको रूल जनरली मिलता नहीं है पावर में आने को, तो इकोसिस्टम पर कब्जा बनाए हुए बैठते हैं और हर जगह जहां जहां जो भी फ्लॉ दिखाई देता है उनके साथ अपना ऑब्जेक्टिव क्लब करके उनको बोलते हैं हाँ हाँ ये कॉमन प्रॉब्लम है तो ऐसे करके जो भी वेल्थ क्रिएटर है उसको अटैक करने का प्लान, नथिंग एल्स दैट दे हैव। बहुत सही कहा आपने। मुझे चर्चा याद आ रही है जब आपने कहा ना कि उनको तो पॉलिटिक्स में लीडरशिप मिलेगी नहीं, तो डॉक्टर राजीव मिश्रा जो यूके में है ना, संजय जी के साथ और हमारे साथ एक चर्चा हुई थी कि लेफ्ट जो है वेस्ट बंगाल में हार चुका है, केरला में हार चुका है, लेकिन राजीव मिश्रा जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि उनको अब सत्ता नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कंट्रोल और डोमिनेशन थ्रू एकेडमिक्स एंड विक्टिमहुड। उन्होंने डेमोक्रेसी का मूल बहुत बढ़िया से समझा है मेरे विचार से। आप देखेंगे, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि विक्टिमहुड का जो है सिलसिला, देखिए 80-20 का जो फॉर्मूला है वो हमेशा कायम रहता है, करेक्ट? तो विक्टिमहुड और इमोशन बड़े साथ साथ चलते हैं हमेशा, तो ये जो है इमोशन को आग लगाते हैं, राइट? इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस। तो ये डेमोक्रेसी की जो फॉल्ट लाइन हो गई है फ्रीडम, मेरे विचार से फ्रीडम डेमोक्रेसी की फॉल्ट लाइन हो गई है, उसका वो बहुत अच्छी तरह से अपने विचार से वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे आप यूएस में देख लें, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कोलंबिया कैप्चर हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हमास अमेरिका में घुस गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग करके भारत के टुकड़े टुकड़े करें, वो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच आती है। लेकिन आपने उनको छेड़ा या आपने उनसे सवाल पूछा, चाहे वो इस्लामिस्ट हो या लेफ्टिस्ट हो, फिर आपने वो कहते हैं आप हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच डिनाई कर रहे हैं, आप फोबिक हो गए हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए पर्टिकुलरली जो फ्रीडम को के फॉल्ट लाइन को, फ्रीडम को उन्होंने फॉल्ट लाइन बनाया हुआ है। जी, जी आपके लिए नहीं, मेरे लिए फ्रीडम। जी, तो ये कभी देखिए, ये कभी दो तरफा रिलेशन रहा ही नहीं लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच, हमेशा वन वे ट्रैफिक वाला रहा, जहां पे आपको बताया गया कि भाई डेमोक्रेसी फॉर्मेट में तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हर एक चीज को चाहे कितना भी एक्सट्रीम हो उसको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में डाल के सारे क्राइम पे ये लोग डिस्काउंट मांग लेते हैं। एक तरह से कूपन कोड हो गया इनको डेमोक्रेसी का फॉर्मेट कि भाई ये हम तो ये कूपन यूज करके कितना भी क्राइम कर लेंगे, आप कैसे रोकोगे। तो ये एक वेपन हो चुका है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जो ये डेमोक्रेसी का फॉर्मेट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट बेस्ड गवर्नेंस चल रहा है, जिसमें राइट्स वहां पे ऐसे लिख दी गई जैसे मान लिया गया कि सच में स्टेट ही राइट्स दे रहा है, तो उसमें राइट विंग वाले गहरी नींद सो गए। उनको लगा कि भाई डॉक्यूमेंट में लिखा ही है तो मेरी राइट भी मिली जाएगी मुझे। उनको शायद समझ नहीं आया कि जब तक आपका फैमिली स्ट्रेंथ और कम्युनिटी स्ट्रेंथ का नंबर्स नहीं है ग्राउंड पे, तो कोई राइट है ही नहीं। आपको फिर बाद में जुडिशियरी या पुलिस एक सुनवाई दे सकता है और कॉम्पनसेशन दे सकता है, आपको राइट नहीं मिलेगी। राइट अगर चाहिए एक्सरसाइज करनी है तो आपको फैमिली स्ट्रेंथ और कम्युनिटी स्ट्रेंथ ऑन ग्राउंड चाहिए, जो इनको अच्छे से समझ में आता है लेफ्ट वालों को। उन्होंने वो मेंटेन करके रखा है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट दे रहा नहीं दे रहा, मैं तो मेरे पास तो मॉब है। दिस इज देयर थियोरी विच वर्क्स वेरी वेल। तो इसके अगेंस्ट बाकी सारी कम्युनिटी सोती रही। उनको लगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन आएगा बचाने, हिस्टोरिकल कहीं कोई एविडेंस नहीं है, वर्ल्ड में कहीं प्लैनेट पे कोई एविडेंस नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट आपको राइट देने आया हो ड्यूरिंग क्राइसिस। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर मैं समझाता भी हूँ, एग्जाम्पल भी देता हूँ कि भाई अगर आप डिवोर्स लेने जाते हो कोर्ट में, तो कोर्ट आपको कॉम्पनसेशन दे सकता है, अच्छा हस्बैंड नहीं देगा, अच्छी वाइफ नहीं देगा। तो अगर आपको अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ चाहिए तो वही वापस वही आ जाता है जो जाति, कुल और वर्ण का एंशिएंट भारत का स्ट्रक्चर, कि अगर आपने कुल की ड्यूटीज करी है, फैमिली की ड्यूटीज,
अगर आपने कम्युनिटी की ड्यूटीज करी है, जाति ड्यूटीज, तो फिर 20 साल का आप इन्वेस्ट करोगे तो सामने रिटर्न मिलेगा कि आप वाउच कर पाओगे कि भाई किस फैमिली के साथ आपका मैरिज हो रहा है, लीगेसी आप चेक कर पाओगे, तो वो ढंग से शादी होगी जो चलेगा। थोड़ा बहुत कुछ एक्सटेंट तक आपको प्रोविजन हो सकता है कि हाँ मुझे अच्छा हस्बैंड मिला या अच्छी वाइफ मिली। तो ये डॉक्यूमेंट पे रिलाई करना कि वहां राइट लिखा है इसलिए मिल जाएगा, ये मुझे लगता है ये गलत सोच है। गवर्नेंस का फॉर्मेट शायद अगर डॉक्यूमेंट में लिखा भी जाना चाहिए, अच्छा डॉक्यूमेंट में ड्यूटीज भी लिखी है, वो पन्ना कोई पलटना नहीं चाहता है, ठीक है, वहां ड्यूटीज लिखी है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक्सेप्शंस क्लियर दिए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, राइट, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, सेफ्टी मेंटेन होनी चाहिए, इंजरी नहीं होनी चाहिए किसी को, ये सारे एक्सेप्शंस है। आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कहीं भी, ठीक, लेकिन वो तो पन्ना किसी को ओपन करना ही नहीं ड्यूटीज वाला, खाली राइट्स की बातें करते रहते हैं। तो मुझे लगता है विभूति जी कि कहीं ना कहीं जब डेमोक्रेसी उस फॉर्मेट में पहुंच जाती है कि भाई मॉब, जिसका बड़ा मॉब है वो ही, वहीं पे सारी वेल्थ भी ट्रांसफर हो जाएगी, वहीं पे सारी राइट्स भी ट्रांसफर हो जाएगी इवेंचुअली इस फॉर्मेट में, ठीक है, जहां पे ये रैशनल लेके चल रहे हो कि हर एक वोटर इज अ रैशनल वोटर, लेकिन हकीकत ऑन ग्राउंड ये नहीं है कि एवरीबडी इज अ इंडिविजुअल रैशनल वोटर। तो मुझे लगता है कि इट इज इनहेरेंटली अ लिटिल सुसाइडल इन नेचर, जिसकी वजह से हर एक 50 साल के बाद एक एक अथॉरिटेटिव डिसाइसिव लीडर की जरूरत पड़ती है डेमोक्रेसी को, कि वो आके रीसेट का बटन प्रेस करे तो और 50 साल फिर वो डेमोक्रेसी सरवाइव कर सकती है। तो चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो या अभी हम देखते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें डिसाइसिव लीडर माना जाता है रिफॉर्म्स लाने के लिए, तो एवरी 50 years यू नीड सच अ लीडर, अदरवाइज डेमोक्रेसी टिकेगी नहीं। दिस इज व्हाट लुक्स लाइक टू मी। बहुत बहुत सही कहा आपने, और यही बहुत बढ़िया मुद्दा आपने उठाया क्योंकि इसमें। काउंटर अभी जो नैरेटिव चलता है वो ये चलता है विभूति जी कि अच्छा डेमोक्रेसी तो बचेगी नहीं ऐसे लीडर आ गए, तो एक्चुअली ऐसे लीडर ही डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं नेक्स्ट 50 years के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी के लिए मैंने जो आपसे चर्चा शुरू की है इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन के नाम से, कि हर चीज जो भी होती है समाज में या देश में, उसका कोई प्रभाव होता है, उसका कोई इम्प्लीकेशन होता है। तो ये जो सिस्टम जो उन लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, तो जैसे कि अब मोदी जी आ रहे हैं थोड़ा सख्त होकर के, तो लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई। एक्चुअली वो डेमोक्रेसी बचा रहे हैं। ये सोचने की ताकत बहुत कम लोगों में है। तो इन सब चीजों का देखेंगे, लेफ्ट का जो है समाज पे, अर्थ पे, राइट, और राजनीति पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इक्विटी, इक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। राहुल गांधी को सडनली किसी ने कह दिया, पढ़ा तो होगा नहीं उसने कभी जिंदगी में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के नाम पे आ गया है, इनहेरिटेंस टैक्स आ गया है। आप किस तरह से समझते हैं ये जो है, और इतना तो हम सब जानते हैं ऐतिहासिक तौर पे और प्रमाण के नाम पे, कि सोशलिस्ट कंट्रीज और इस्लामिस्ट कंट्रीज आर नॉट द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्रीज इन द वर्ल्ड इफ यू आर लुकिंग एट डेमोक्रेसी। यस, आप क्या सोचते हैं कि भारत की इस इलेक्शन पे इनके लेफ्ट और इस्लामिस्ट के जो बोलबाला है, शोर मचाने का जो है तरीका, इसका क्या आज हिंदू जागेगा या अभी भी धतूरे की नशे में हम अपने नशे में डूबे हुए हैं? नहीं, देखिए विभूति जी, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जी के ये 2 टर्म में सबसे बड़ा अगर कुछ चेंज आया है ग्राउंड लेवल पे, तो कॉमन सिटीजन्स का सेल्फ एस्टीम इतना बढ़ चुका है कि वो अब एलिट को क्वेश्चन करते हैं। वही एलिट जो ये इकोसिस्टम चला रहे हैं लेफ्टिस्ट वाली, जो मासेस को अपनी थियोरी थोपते हैं, राइट, अलग अलग प्रकार की। अभी मैं एक सुन रहा था, यूपीएससी के कोई टीचर या प्रोफेसर है, बता रहे थे कि नेहरू जी ने डेमोक्रेसी बचा ली। मैंने फिर उसमें क्वेश्चन मार्क करके लिखा है, वरना सरदार पटेल जी बन जाते प्राइम मिनिस्टर। That's right. Right.
बड़ा अजीब सा। अच्छा बोल रहे कश्मीर सॉल्व करवा लिया क्योंकि पर्सनल डिप्लोमेसी शेख अब्दुल्ला के साथ, जैसे कतर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्सनल डिप्लोमेसी करी। मैंने बोला भाई साहब वरना कश्मीर सॉल्व हो जाता अगर ये पर्सनल डिप्लोमेसी नहीं करते तो। वरना कांग्रेस का एक ही इशू बचा रहा, बाकी पूरा सरदार पटेल जी ने सॉल्व कर दिया, खाली एक ही बचा रहा जो ये सॉल्व कर रहे थे वो बच गया। तो बड़ा, तो ये जो है क्योंकि पूरा एकेडमिक्स जो आपने बोला कि भाई 1954 में यूएस में जब वो लॉ पास हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, तभी से इन्होंने तय कर लिया कि भाई सबका मीडिया कैंपस और कॉलेज कैंपस कब्जा करेंगे। तो वहां से जो उनकी चेंज हुई स्ट्रेटेजी, उसी के चलते आज भी मैंने कुछ देखा कि भाई बड़े बड़े जो हमारे लुटियंस के एक्सपर्ट्स हैं वो भी अब गौ माता का पिक्चर्स डालने लग गए अपने हैंडल पे, वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं। बॉलीवुड भी सुधर गया, समझ में आ रहा है कि हो सकता है मार पीट के तोड़ के दिमाग में जो भी उनका उलझन रहा हो उसकी वजह से सुधार हुआ है, शायद खाली एक्टिंग कर रहे सुधरने की, जो भी हो डजंट मैटर कि भाई दिखावा है कि सच में सुधर गए, डोंट नो, वी डोंट नो। मुझे तो डाउट लगता है बॉलीवुड पे पूरा। बट स्टिल भी अगर ये भी हो रहा है तो आई थिंक इट्स अ डूएबल थिंग। आई अग्री विद दिस कि भाई ऐसे सुधरते हैं तो भी चलेगा, राइट? कम से कम अवार्ड वापसी और वो सिग्नेचर कैंपेन से तो निकल के आए हम, इतना सुधार तो हुआ, राइट? उनके दिमाग में मंदिर जाना तो शुरू किया बॉलीवुड वालों ने, भले ही जबरदस्ती हुआ वो दिमाग से। तो आई थिंक बहुत ज्यादा अब स्कोप नहीं बचा है विभूति जी कि वो जो मैं लेफ्ट टू सेंटर, राइट टू सेंटर, सेंट्रिस्ट, मुझे लगता है ये सारे वर्ड्स के लिए अब भारतीय सोसाइटी में, क्योंकि हर जगह चेंज हो रहा है ना, ये सिर्फ ना सिर्फ भारत में। आज अगर आप यूरोप की हालत देखते हो तो जिस प्रकार का स्ट्रीट पे बिहेवियर हो रहा है वो अनरूली मॉब का, आपने यूएस की यूनिवर्सिटीज में स्नाइपर्स देखे हैं जो अफगानिस्तान में डिप्लॉय होते हैं तालिबान के खिलाफ, राइट? जब वो यूएस कैंपस में आ रहे हैं तो फिर अब मुझे बताओ इसमें कहाँ स्कोप बचता है सेंट्रिस्ट और ये सब वो जो फैंसी चीजें करने का। मुझे लगता है कि ये लोग जो भी ये जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है इन्हें बहुत साफ पिक करना पड़ेगा, या तो वो धर्म के साथ है या धर्म के अगेंस्ट है, बीच वाला अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है। क्योंकि मैं बोलूंगा कि भाई जाओ फिर संदेश खली जाके करके दिखाओ, वहां जाके करो ना, सेंट्रिस्ट वाली चीजें बोल के दिखाओ। वो सामने वाला तो नहीं आपको सेंट्रिस्ट मानने को तैयार ना, वो तो तुमको मानने को तैयार है। उनके लिए तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है। तुम भले इंटेलेक्चुअल, तुम चाहे कितना भी डिस्कशन कर लो कि मेरा इसमें ये व्यू है उसमें वो व्यू है, मारने वाला तो वो सोच ही नहीं रहा, वो तो उसका क्लियर है। बिल्कुल वो सही तो वो तो राइट विंग और लेफ्ट विंग देख रहा है, बीच वाला कुछ देख ही नहीं रहा, वो मारने वाला। तो अगर धर्म का स्थापना करना है आपने तो आपको नाउ इट इज अ कॉल टू एक्शन, ज्यादा विंडो है नहीं हमारे पास। और ये विंडो जो है, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा आपने, विंडो की बात कही, ये विंडो अब वेस्ट में भी जा रहा है, जिस तरह से आपने संदेश खली के बारे में कहा। अब देखिए न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी का हैमिल्टन हाउस कल रात को यानी कि मंगलवार की सुबह उन्होंने दरवाजा तोड़ करके अंदर जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और कोलंबिया में उन्होंने हमास की फ्लैग और पैलेस्टीन की फ्लैग लगा दी है। अब यहाँ भी बड़ी उत्तेजना हो रही है। यहां तक कहा गया है, जैसे आपने कहा ना कि कानून जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात चलती है, तो यहाँ पे जॉर्ज सोरोस के अपॉइंटेड जो हैं उन्होंने स्टेट अटर्नीज की पोजीशन कैप्चर कर ली है। तो अब उसको ऐसा लग रहा है कि उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। कोलंबिया की प्रॉपर्टी प्राइवेट कॉलेज है, तो वहां भी कानून चलता है कि अनलेस प्रेसिडेंट आस्क, एंड शी इज एन इजिप्शियन वो लेडी, अनलेस शी आस्क द पुलिस कांट कम इन। सो पुलिस बाहर खड़ी है, अंदर नहीं जा सकती। लेकिन अंदर जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो संदेश खाली में तो जो हुआ सो हुआ, दर्दनाक हालत हुई। यहाँ भी अब लोगों में ये चर्चा होने लगी है कि भाई अगर यूटी ऑस्टिन में पुलिस ने उठा लिया, उन लोगों को जेल में डाल दिया, न्यूयॉर्क में मालूम है क्या चर्चा चल रही है कि एल्विन ब्रैग जो न्यूयॉर्क के अटर्नी हैं
वो जो है इनकी जो हरकत है उसको फेलनी नहीं करके मिसडिमीनर करके उनको छोड़ देंगे। तो इनको ये पता है कि इनको अरेस्ट भी किया गया तो कुछ नहीं होगा। एक मुद्दा है जिसमें कि अगर उनको यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो उनके करियर पे परमानेंट ब्लॉट हो जाएगा। अभी जो है समाज उसी युद्ध में लगा हुआ है। तो मैं अगली बात जो आपसे ये पूछूंगा कि पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है, आफ्टर ऑल जो हर एक पॉलिटिशियन जो है वो तो अपना सीट जीतना चाहता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज किस तरह से होगा वो जानते हैं इस बात को कि पॉलिटिशियन हमारे साथ है। तो इसमें चर्चा ये होती है कि ये पॉलिटिशियन कब तक अपनी गलत बातों को लेकर के खड़े रहेंगे, और क्या जनता, जैसे आपने कहा हिंदू में जागरूकता आई है, क्या वो परिवर्तन होगा? क्या आर वी सीइंग दैट चेंज हैपन इन इंडिया विद रेफरेंस टू दिस इलेक्शन, या हम धतूरे के नशे में वोट देने ही नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए विभूति जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो कोई भी विजनरी लीडरशिप होती है, क्योंकि भारत का सौभाग्य अभी तो है, Right. तो विजनरी लीडरशिप जो होती है वो आगे के फ्यूचर प्लान्स के ऊपर बेस्ड रिफॉर्म्स करना चाहती है, बिना मासेस को डिस्टर्ब किए। तो ये जो बात, क्योंकि बहुत सारी, जब प्रधानमंत्री जी ने जब वो जिक्र किया फर्स्ट फेज के बाद, तो बहुत सारे राइट विंग लेफ्ट विंग सारे एक्सपर्ट्स भी चौंक गए कि प्रधानमंत्री जी अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो अलग अलग बातें चली, लेकिन मुझे जो समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी खुद भी ये मानते हैं कि अगर हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन चलता रहेगा तो काम कब होगा, एक्चुअल जो काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन उसी दिशा में प्रयत्न है कि 5 साल मुझे काम तो कर लेने दो भाई, तुम पूरे टाइम मुझे अगर यही डिबेट में चलाते रहोगे तो काम कब होगा। तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है। ये इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद पहले ही 100 दिन में, जो पता ही है, उन्होंने अब तो खुद ही बोल दिया है कि बड़े रिफॉर्म्स, तो जो भी है हैमरिंग करके जो भी लाना वो लाना पड़ेगा, जो भी है, ओके, जो भी उनके पिटारे में है, जितने भी रिफॉर्म्स हैं बड़े वाले। Right. और फिर 5 साल तक का वक्त है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन या तो 2029 में होगा, सिवाय के कोई अनफोर्सीन बड़ा वर्ल्ड वाइड कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा कुछ आ जाए, या कहीं कुछ इमरजेंसी आ जाए और शायद 2027 में कुछ करना पड़े, वो अलग बात है अगर ऐसा कुछ होता है तो। अदरवाइज तो पूरे 5 साल है, ठीक। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद जैसे वो डिप्लॉय होता है, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो होंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बोलते हैं ना कि सैचुरेशन आ गया, ठीक है, तो मुझे लगता है वो सैचुरेट हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में फिर रीजनल पार्टीज का फिर ज्यादा कुछ मुझे लगता है इम्पैक्ट खास हो नहीं पाएगा। जो ये एजेंडास चलाते हैं लोकल विक्टिमहुड बेस्ड, ये लोकल विक्टिमहुड है ना, जब साउथ में बोलते हैं कि तमिल हिंदी इम्पोज हो रहा है, दैट्स अ लोकल विक्टिमहुड जो क्रिएट कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ, पर वो क्रिएट करते हैं। बंगाल में जैसे क्रिएट करते हैं विक्टिमहुड कि देखो सेंट्रल की एजेंसी आ गई, जैसे कोई एलियन आ गया हो, वैसे जैसे वो तो भारत के बाहर है वो खुद। तो ये ये लोकल विक्टिमहुड फिर वन नेशन वन इलेक्शन में नहीं चलेगा, इट विल बूमर है, ठीक है। तो ये पॉलिटिशियंस का मुझे लगता है सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। बहुत साफ शब्दों में मैं बता रहा हूं कि लेफ्ट विंग और राइट विंग क्लियरली डाइसेक्ट होकर डिफाइन हो जाएगा। कोई ये नहीं बोल पाएगा कि मैं यहाँ बीच में खड़ा हूं, मैं थोड़ा 45 डिग्री इधर खड़ा हूं या 60 डिग्री ऐसे खड़ा हूं। मुझे नहीं लगता पब्लिक विल टॉलरेट एनी मोर दैट काइंड ऑफ नौटंकी एनी। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ बरखा दत्त, अब जब जो मोदी जी को गालियां देते थे, राइट, अब जो है पूरा टोन डाउन होके, अच्छा मेरे से गलती हो गई, व्यू चेंज हो गए मेरे, मैं ग्रो हो चुकी। तो आई थिंक धीरे धीरे जो है बरखा दत्त, शोभा डे हाँ, बहुत सारे वो शैला रशीद, बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो बिंदास मोदी जी को क्या कुछ नहीं बोले हैं ये लोग। मर्डरर ने पता नहीं क्या क्या। तो 2 टर्म में, क्योंकि अब उनको समझ आ गया कि कोई रेलेवेंसी नहीं बचा, क्योंकि दिस इज रियल क्राइसिस ना विभूति जी।
जब आप देख रहे हो उस नेहा लड़की के साथ क्या हुआ कर्नाटका में, लव जिहाद के केस में गला रेंग दिया गया चालू यूनिवर्सिटी कैंपस में सबके सामने। अब इसमें आप सेंट्रिस्ट अप्रोच कैसे रख सकते हो बताओ, जब सबको ही देख रहा है साफ। तो आई थिंक अब कोई स्कोप नहीं बचा है। बिल्कुल सही कहा आपने, स्कोप नहीं। पूरे आप लेफ्टिस्ट पूरे लेफ्टिस्ट हो जाओ यार, ठीक है, बन जाओ इररिलेवेंट टोटली, पब्लिक के अगेंस्ट हो जाओ, या तो फिर आप पब्लिक के साथ धर्म के बेस हो जाओ, सेक्युलर। वही बात हो रही है जो मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि सेक्युलर सोशलिस्ट हमारे वर्ड्स है ही नहीं जब। तो अभी आ चुका है विष्णु शंकर जी का जो डेट मिली है जुलाई की सुप्रीम कोर्ट में। तो भले ही जस्टिस चंद्रचूड़ है, मैं तो मानता हूं साफ कि भाई जब भी एक्चुअल जब इस पर सुनवाई होगी तो सेंट्रल का व्यू पॉइंट माना जाएगा, वो भी तो पूछा जाएगा ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि ये लोग बोल रहे हैं कि भाई सेक्युलर सोशलिस्ट दीज वर्ड्स आर नाउ बीइंग चैलेंज्ड, तो आपका क्या व्यू है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब वहां पे देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, राइट। So I don't think there is much scope left for any kind of बीच वाला एटीट्यूड, ऐसे ढीला ढाला सा। I don't think so. यहाँ भी वहां भी, इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं, किधर जाऊं। वो वहां आइसक्रीम खा के आते हैं, फिर यहाँ पे आके पान भी खाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। वो क्लियर डिस्टिंक्शन होगा, उसका होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि हर एक 50 साल पे एक ऐसे लीडर को आना पड़ेगा जिसमें परिवर्तन कराने की क्षमता हो, दम हो, उत्साह हो और ताकत हो। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे यहाँ के यूएस फ्रीवे में भी स्पीड लिमिट होती है सबकी। आपने नेहा जी की चर्चा की, यहाँ पे कल टाइम्स स्क्वायर में नेहा के नाम पे बिल्कुल प्रदर्शन हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये लोगों को बताना है और ये जागरूकता हो रही है अब लोगों के बीच में। ये जागरूकता कब आएगी, यही बड़ा मुद्दा है। मुझे इस बात का बहुत रंज है कि सारे के सारे हिंदू जो आज मोदी जी को बोलते हैं कि इज एंटी मुस्लिम, एंटी दिस, एंटी दैट, मैं ये कहता हूं कि आज जो आप हिंदू लोग मोदी जी पे इस तरह से प्रहार कर रहे हो, 60 साल के आपके मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने लूट लिया सारे हिंदुओं के धर्म को और हमारी हिंदू के सारी प्रवृत्तियों को उन्होंने लूट लिया। चलिए, एक बात और पूछनी थी, आर्थिक स्थिति पे जो बात होती है डेमोक्रेसी में और फ्रीडम के साथ, लेफ्ट विंग नेवर एनकरेजेस, दिस इज द प्रूवन थिंग दैट वी हैव डन इन आवर वर्क, innovation, entrepreneurship, growth. This happens when you are a free society, not in socialist countries. अगर आप में वो आकांक्षा है अब कि हमें अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, क्योंकि करोड़पति अरबपति एक स्केल है मेजरमेंट का, इट इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ सक्सेस और फुलफिलमेंट और अचीवमेंट, इट इज अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। तो अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको फ्रीडम चाहिए। तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, ये सारी की सारी अगर आपको जगानी है तो आपको लेफ्ट से अलग होकर के राइट बनना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी राइट। योर थॉट्स? जी बिल्कुल सही बात बताई आपने विभूति जी। इनफैक्ट अगर आप बंगाल में एक एटीट्यूड देखोगे लेफ्टिस्ट जो ये यूनियंस हैं इन सब का, तो वो बोलेंगे कि गुजराती और मारवाड़ी आउटसाइडर है, उनको रोहिंग्या इनसाइडर लगता है, करेक्ट, जो बाहर से आ रहा, लेकिन गुजराती और मारवाड़ी आउटसाइडर लगता है। क्यों? क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर है। तो वेल्थ क्रिएटर से इनकी दुश्मनी है लेफ्टिस्ट वालों की। तो ये जो फंडामेंटल, ये ऐसी बात हो गई ना कि जिस पेड़ पे मैं बैठा हूं उसी को मैं काट रहा हूं, समथिंग लाइक दैट। फिर फ्रीबीज चाहिए, तो स्टेट को बोल रहे हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप जो करते हैं उनसे पैसे चुरा के मुझे फ्री में दो। जब बचेंगे नहीं एंटरप्रेन्योर, स्टेट को तुम बैंकरप्ट कर डालोगे, राइट। तो फंडामेंटली ही ये जो थियोरी कार्ल मार्क्स की, इट डजंट स्टैंड ऑन इट्स ओन। अच्छा, एक जोक है कि भाई तुम कार्ल मार्क्स को पढ़ लोगे तो ठीक है, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, लेकिन समझ में पूरा अगर आ गया तो बिल्कुल लेफ्ट से निकल जाओगे। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए तो वही ग्राउंडेड सोसाइटी, फ्रीडम वाली, ऑटोनॉमस वाली चाहिए।
जो बिजनेस एनवायरनमेंट गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि वो फैसिलिटेट करे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, उनका काम है। तो स्टेट का काम कंट्रोल का है ही नहीं, रेगुलेशन का नहीं होना चाहिए, फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए। तो सिस्टम्स को उस हिसाब से आपको ट्वीक करनी पड़ेगी। एक चर्चा करूंगा मैं यहाँ से। 2014 में नीतीश कुमार ने बिहार में कहा था, आप गुजराती हैं, मैं बिहारी हूं, तो इसलिए इस कहानी मुझे याद आती है। नीतीश कुमार ने कहा था कि गुजरात मॉडल विल नॉट वर्क इन बिहार। तो मैंने उनको कहा था, मैंने मैसेज पहुंचवाया था कि मॉडल काम करे ना करे, लेकिन अगर गुजराती का बिजनेसपन आपने 5% भी बिहारियों में ला दिया तो बिहार सारे देश का उत्थान करेगा। अपना तो करेगा ही, बिहार सारे देश का उत्थान करेगा, क्योंकि बिहार में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। हम जो है, बिहार इज अ क्लासिक एग्जाम्पल जहां सोशलिस्ट पॉपुलिस्ट मेजर्स के कारण बिहार आज भी गर्त में गिरा हुआ है, निकला नहीं है। नीतीश कुमार सुबह का भूला शाम को वापस आया, अब मोदी जी के साथ कह रहा है कि अब ये हम ना छोड़ेंगे, शायद उनको याद आ गया। तो अंकित जी, बहुत मजा आया आज आपसे बात करके। आई वॉन्ट टू आस्क यू फॉर वन थिंग। यू आर अ प्रेडिक्शन स्पेशलिस्ट। हालांकि आई डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर बैच, बट अगर once Modi ji comes to power, what will be the first thing that you would want him to do? First thing. करने को तो हजारों चीजें हैं। Not prediction, but the first thing. Yes, the first thing that he should do. He, in your opinion, that he must do. This will be the first thing that he must do. पहला काम। I would want education reform first. क्योंकि बच्चों को जो है ये पूरा 15 साल जो कैद करके रखते हैं मार्केट रियलिटी से दूर, तो लेफ्टिस्ट को ये फॉर्मेट सर्व करता है ना लेफ्टिस्ट को, कि वो टोटली ब्लैंक निकल के आता है 4 दीवारी में, स्कूल में पैक होके, कॉलेज में मार्केट रियलिटी पता ही नहीं है उसको, तो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा कैसे? और उस ना पेरेंट्स को पता है ना उनको पता है कि ये क्या चल रहा है, और पूरा एक वेस्टर्न टेम्पलेट जो चिपकाया गया उसमें मॉडल बना दिया गया कि क्लासरूम से सीधा जॉब में ट्रैफिकिंग चल रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलूंगा मैं। क्यों ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैं बोल रहा हूं? क्योंकि वही कैंपस प्लेसमेंट में कंपनीज आती हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो स्कूल और कॉलेज फीस में से पैसे ले रखे हैं उस इंस्टीट्यूशन से, राइट? तो पूरा एक कार्टेल चल रहा है। तो आई थिंक अगर इससे निजात दिला पाते हैं मोदी जी, तो मैं मानता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी प्राइम मिनिस्टर की। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जिनको इलिटरेट बोला जाता है जस्ट बिकॉज उनके पास डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है, मैं मानता हूं कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद उस एंटरप्रेन्योर के पास जाओ, उसके स्किल्स एसेस करो, मैप करो। वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो एम्प्लॉय रखता है, तो समाज क्यों उसको इलिटरेट बोलेगा? आपका क्या हक बनता है उसको इलिटरेट बोलने का? तो आप सामने से जाओ, आपकी ड्यूटी है स्टेट की, एंटरप्रेन्योर के पास जाओ, उसका एसेस करो, प्रॉफिट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, स्किल्स मैप करके सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट उसको इश्यू करके दो। तुम उसको क्यों इलिटरेट बोलोगे तुम? तो तब जाके समाज में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक भाव जागेगा। बच्चा आइडिया लेके आता है, बिजनेस आइडिया, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं पहले तो डिग्री कंप्लीट कर ले। तो ये इनसिक्योरिटी को, पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी से निजात दिलाने के लिए जरूरी है कि एंटरप्रेन्योर्स को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करो, उनका स्किल्स मैप करो, उनकी जगह पे जाके और सर्टिफिकेट्स इशू करो। आपने मेरे दिल की बात कही, क्योंकि मैं इस बात को कहूंगा आपसे कि जब मैं एमबीए कर रहा था तो हमारा जो टर्म पेपर था इंटरनेशनल बिजनेस में वाज ऑन मल्टीनेशनल्स। तो उसकी किताब में मैंने कोई जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा एक सेंटेंस जो मैं कभी भूला नहीं हूँ, और चूंकि अंग्रेजी में था तो मैं आज उसकी चर्चा करूंगा कि इट इज ट्रूली आयरॉनिकल दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंटरप्राइज, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिजनेसेस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट philanthropy was conceived, created, established and made successful by people who had received least formal education. सारे दुनिया को देख लीजिए, बात सही है ना? लीस्ट फॉर्मल एजुकेशन, एमबीए बन के आप मैनेजर बनते हो जी। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक जरूरी होती है चीज
तो इसके बारे में चर्चा को फिर और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज जुड़े हैं। ये सीरीज हम कायम रखेंगे, इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन सीरीज। लेकिन याद रखिएगा भारतीयों, 2024 का इलेक्शन आपको जीतना है। लेकिन मोदी जी पे आप जो भी दोषारोपण करें, अपना सोचिएगा कि आज 60 साल तक आपके मुंह में जवान, आपके मुंह पे ताला क्यों लगा था। जिन चीजों का आप मोदी जी पे असर उनको ब्लेम करते हैं या उन पे आरोप लगाते हैं कि वो मौलाना मोदी हो गया वगैरह वगैरह, ये बताइए कि आपने कांग्रेस पार्टी को मौलाना क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसी ने तो आपके लिए सारे आपके धर्म को नाश किया है, जानबूझ करके, देख करके। कम्युनिस्ट पार्टी केरला में बैंकरप्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट गई थी पैसे मांगने के लिए। कर्नाटका में क्या हाल है आप देख चुके हैं। अगर उसके बाद भी अगर आप जागे नहीं तो आपको झकझोर के जगाना भी पड़ेगा। वही हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल टॉक अगेन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। सत्यमेव जयते। सत्य को जीतने के लिए आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।